आपको पता है ग्रीक सिविलाइजेशन को बहुत ही रिच और डाइवर्स माना जाता है, लेकिन इफ़ नॉट मोर इंडियन सिविलाइजेशन भी उतनी ही रिच और डाइवर्स है। इंडिया के एंशंट टेक्स्ट को आप प्लेटो और एरिस्टोटल के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि हम सबको पता है इंडिया में भी स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखने वालों की कोई कमी नहीं थी। चाणक्य के बारे में तो हम सब जानते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द प्री मॉडर्न सोशल एंड रिलीजियस थॉट इन इंडिया। एंशंट टाइम में लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और ये ग्रुप्स किनशिप टाइज के ऊपर बेस्ड थे। जब ये ग्रुप्स धीरे धीरे बड़े होते गए तो स्टेट की फॉर्मेशन हुई और एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन के आता है। लोगों की बढ़ती हुई नीड्स की वजह से एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर निकल कर आता है, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर आइडियाज़ निकल कर आते हैं। और प्री मॉडर्न इनफैक्ट वैदिक टाइम से लेके ब्रिटिश टाइम तक इंडिया का स्टेट क्राफ्ट और स्टेट का स्ट्रक्चर, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही ग्रेजुअली इवॉल्व होता है और जिस तरीके से हम आज स्टेट को देखते हैं वो डेवलप होकर आता है। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट वैदिक, लेटर वैदिक, मिडीवल फेज से निकलते हुए सल्तनत, मुगल, कमिंग ऑफ यूरोपियंस, इन सब के थ्रू निकलते हुए आज की डेट में हम एक ऐसे स्टेट को बिलोंग करते हैं जो एक रिपब्लिक है, जो सॉवरन है और जिसका प्रीएम्बल उस पॉलिटी को सिग्निफाई करता है। अल्टीमेटली हम एक ऐसे स्टेट को तैयार करते हैं जिसका प्रीएम्बल उसके नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब हम डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, सॉवरन कंट्री के तौर पर डेवलप होकर आते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए हम अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, आईने अकबरी, फतवाए जहांदरी, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी के टाइम पे एक लीनिएज सोसाइटी जिसका बेसिक यूनिट फैमिली थी, उस फैमिली का हेड एक सबसे सीनियर मोस्ट मेल मेंबर था। किनशिप टाइज और रिचुअल्स के थ्रू ये जो हेड पर्सन था, जो मेल था और जो सबसे सीनियर मोस्ट था, वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता था। फैमिलीज़ अपने टाइज जीनियोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के थ्रू मेंटेन करती थी, मतलब डिसेंट के थ्रू, एंसेस्ट्री के थ्रू। और ये जो आपस में कनेक्शंस थे और किसी की कम और किसी की ज़्यादा वेल्थ होने की वजह से सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी पैदा तो हो गई थी और इससे डिसाइड हुआ था कि रूलर कौन बनेगा और रूल्ड कौन होगा। रोमिला थापर ने अपने बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क हिस्ट्री एंड बियॉन्ड कलेक्शन ऑफ एसेज में 3 चीज़ों को स्टेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना। एक था पॉलिटिकल एलीट का गिरना, एक्सटेंसिव ट्रेड और तीसरा था डेमोक्रेटिक प्रोसेस। धीरे धीरे जब स्टेट की फॉर्मेशन होती है, एक रूलिंग क्लास और एक रूल्ड क्लास बनती है, तो गवर्नेंस किस तरीके से करी जाए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था। महाभारत में मत्स्य न्याय का रेफरेंस है जिसमें कि ये लिखा गया है कि छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों का शिकार बन जाती हैं। ये सेम चीज़ सोसाइटी में भी होती है। जो बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो छोटे और कम इन्फ्लुएंशियल, मतलब कॉमन मैन के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और ये सिचुएशन उस समाज में पैदा होती है जहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं होती। इस तरीके के क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए लोग एक रूलर को अपॉइंट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं और उस रूलर के पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की प्रोटेक्शन करे। अगर रूलर अपॉइंट नहीं होता तो ऐसे केस में लोग भगवान की तरफ देखते थे इन द एंशंट टाइम्स। अब भगवान से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बदल चुके हैं। कई लोग भगवान में मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, लेकिन रूलर जो था एंशंट टाइम में भगवान का एक एजेंट माना जाता था। तो एंशंट टाइम पे किंग या फिर गॉड को ये अपील करी जाती थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा। सो यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं, या तो किंगशिप का एक डिवाइन ओरिजिन है या फिर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ किंगशिप है। मतलब कि वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो कि हमने जॉन लॉक एंड रूसो के थ्रू पढ़ी थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में इन द 13th, 14th, इनफैक्ट 15th सेंचुरीज एडीज, जब हमारे यहाँ पे मिडीवल पीरियड चल रहा था। लेकिन ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली थ्योरी थी ये अभी बहुत वीक लेवल पे थी। बहुत सारी स्टडीज़ करने में पता चलता है कि अभी जो एंशंट पीरियड में जो पॉलिटी इमर्ज हो रही थी ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थॉट थी और यहाँ पे मोनार्की ही थी जो सबसे सुप्रीम थी।
अगर हम फिर से महाभारत को रेफरेंस रखें तो उसके अंदर शांति पर्व है, जिसके अंदर महाभारत में स्टेट के से रिलेटेड 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे गए हैं। सॉवरन मतलब स्वामिन, ऑफिशियल्स मतलब अमात्य, टेरिटरी मतलब जनपद, फोर्ट मतलब दुर्ग, ट्रेजरी मतलब कोष, आर्मी मतलब दंड और एलायंस मतलब मित्र। आज की पॉलिटी में भी ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इन 7 चीज़ों को स्टेट के नेचुरल ऑर्गन्स माना जाता था। अब हम रेफरेंस लेंगे मनुस्मृति का। मनुस्मृति के हिसाब से पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी ही चाहिए। पॉलिटिकल अथॉरिटी के बिना देयर वुड बी डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। मनु के हिसाब से किंग की ड्यूटी थी सोसाइटी में जस्टिस को मेंटेन करके रखना। मनु का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आइडिया ये था कि एक क्लास में, एक सोसाइटी में सोशल हायरार्की और कास्ट सिस्टम मेंटेन हो करके रखना पड़ेगा, और जो जस्टिस होगा वो उस कास्ट के कस्टम्स के हिसाब से दिया जाएगा। आज की डेट में कुछ चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं, क्योंकि धीरे धीरे पॉलिटिकल मैच्योरिटी आती है, और मैच्योरिटी के साथ हमें पता चलता है कि हर इंसान डिग्निटी का हकदार है, और डिग्निटी की वजह से हमारे पास आज फंडामेंटल राइट्स भी हैं, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडिया। मनु के हिसाब से जो किंग है वो अपनी अथॉरिटी भगवान से डिराइव करता है, एंड प्रैक्टिकली द किंग मस्ट बी गाइडेड बाय ब्राह्मण्स बिकॉज ही थॉट दैट ब्राह्मण्स हैव नॉलेज एंड नॉलेज हैज़ टू बी सुप्रीम। मनु कहता था कि स्टेट को प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में डिवाइड होना चाहिए, और he also believed in decentralization of power। ये चीज़ कहीं ना कहीं आज के एडमिनिस्ट्रेशन में रिफ्लेक्ट करती है। मनु का पॉइंट था कि किंग को विलेजेस या फिर डिसेंट्रलाइज्ड पावर के अंदर, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ स्टेट में तब ही इंटरफेयर करना चाहिए जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। किंग के लिए मनु सेड कि किंग को हमेशा कंपैशन रखना चाहिए लोगों के टुवर्ड्स, और उसको हमेशा ही लोगों के वेलफेयर के टुवर्ड्स काम करना चाहिए। वेलफेयर का मतलब किंग को हमेशा डिप्रेस्ड, डिप्राइव्ड एंड पुअर एंड ओल्ड के लिए काम करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, जिसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड पिक्चर है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य मानता है कि मोनार्की तो होनी चाहिए, जैसे कि मनुस्मृति में मोनार्की के साथ साथ ब्राह्मण्स की एडवाइस, ब्राह्मण्स की गाइडेंस ज़रूरी थी। अर्थशास्त्र में मोनार्की, जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की थी, वो इम्पॉर्टेंट थी। कौटिल्य के हिसाब से लास्ट वर्ड ब्राह्मण्स की एडवाइस के थ्रू नहीं, बल्कि किंग का लास्ट वर्ड होगा, मतलब डिसीजन मेकिंग की वीटो किंग के पास होगी। अर्थशास्त्र मोरलेस एक किंग के लिए गाइड है कि किस तरीके से उसको अपने स्टेट को ऑर्डर में रखना है, किस तरीके से उसको काउंसलर्स और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, किस तरीके से वो अपने कंडक्ट को चेक में रखेगा। अर्थशास्त्र ने सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों के बारे में बात करी है। कौटिल्य ने सजेस्ट किया कि किंग को विजिलेंट रहना पड़ेगा, उसको इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या उसके मंत्रियों की इंटेंशन हो सकती है। ब्राइबरी और करप्शन भी अर्थशास्त्र के 2 टॉपिक्स रहे, और कौटिल्य ने ये सजेस्ट किया है कि किंग को इंसेंटिव्स और पनिशमेंट्स के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट करना आना चाहिए। कौटिल्य के हिसाब से किंग इज़ अबव ऑल, लेकिन वो धर्म से ऊपर नहीं होता, और धर्म का मतलब कस्टम्स को ओबे करना, सेक्रेड लॉ को ओबे करना, लोगों की लाइफ और लोगों की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना था। मतलब कि धर्म कौटिल्य के हिसाब से एक राज्य की बेसिक ड्यूटी थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में फ्रेंडली और एनिमी एलियंस, एनिमी नेबर्स एंड फ्रेंडली नेबर्स के बारे में भी बात करी, और वो सजेस्ट करता है कि एक आर्मी होनी चाहिए और एक नेटवर्क ऑफ स्पाइज होना चाहिए, जिसके थ्रू हम नज़र रख सकते हैं कि हमारा फ्रेंड या फिर एनिमी कौन है। तो बेसिकली कौटिल्य ने एक इंटेलिजेंस नेटवर्क को रेफ़र किया और सजेस्ट किया कि इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी तरीके की एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखने के लिए एक नेटवर्क ऑफ स्पाइज और एक नेटवर्क ऑफ आर्मी ज़रूर मेंटेन करके रखनी चाहिए। किंग की और ड्यूटीज़ को बताने के लिए कौटिल्य ने ये सजेस्ट किया कि एक किंग को
फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है ऑपरेशन से, किंग को हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, वीक और डिप्राइव्ड की प्रोटेक्शन करनी है और लोगों को अपने गुडविल में लेकर रखना है, क्योंकि जिस दिन लोगों का ट्रस्ट एक किंग के ऊपर से हटेगा वो किंगशिप भी लूज़ कर सकता है। पनिशमेंट्स पे बात करते हुए कौटिल्य ने दंड को रेफ़र किया है। दंड एंशिएंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। दंड मतलब पनिशमेंट, दंड मतलब कोअर्जन, दंड मतलब लोगों को किस तरीके से ऑर्डर में रखना था। दंड का मतलब है डिसिप्लिन। एज पर कौटिल्य, राजे के पास पूरा हक था कि वो उस इंसान को दंड दे, पनिश करे जो रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ स्टेट के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट में भी दंड के बारे में या पनिशमेंट के बारे में बात करी गई है और बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये लिखा गया है कि एक मोनार्क को रूल या फिर लॉ ऑफ ट्रूथ एंड राइटियसनेस के हिसाब से रूल करना चाहिए। रूलर को अपनी टेरिटरी में कोई भी रॉन्ग डूइंग परमिट नहीं करनी चाहिए और क्योंकि रूलर लोगों का रूलर होता है, रूलर लोगों का एक लीडर होता है, तो उसको किसी भी गलत काम करने वाले को पनिशमेंट ज़रूर देनी चाहिए। एंशिएंट पॉलिटिकल लिटरेचर में एक और टेक्स्ट है तिरुकुरल, जिसे तिरुवल्लुवर ने लिखा है। ऑन पॉलिटी, तिरुवल्लुवर सजेस्ट्स दैट स्टेट की एसेंशियल एलिमेंट्स होती है एक आर्मी, लोग जो कि इंडस्ट्रियस हों, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड हों, बहुत सा रिसोर्स, एम्पल फूड सप्लाई, फॉरेन पावर्स के साथ अलायंस और प्रोटेक्शन के लिए स्टेट की फोर्टिफिकेशंस, किलाबंदी। तिरुकुलर ने किंग की क्वालिटीज़, मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइस की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया। एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो तिरुकुलर ने डिस्कस करी वो थी डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी में तिरुवल्लुवर सजेस्ट्स कि अपनी वीकनेस दिखाए बिना स्टेट को सपोर्ट कैसे गेन करनी है। एंशिएंट इंडिया में इवन दो मोनार्की डोमिनेंट फीचर थी, लेकिन कहीं कहीं रिपब्लिक्स का रेफरेंस भी आता है। 327 से 324 BC जब ग्रीक और रोमन अकाउंट्स के हिसाब से जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया था, तब कई जगह ऐसी थी जहाँ पे ओलिगार्कीज प्रेजेंट थी। बुद्धिस्ट पाली लिटरेचर में हिमालयस के फुटहिल्स और नॉर्थ बिहार में कई रिपब्लिक्स की एग्जिस्टेंस के बारे में रेफ़र किया गया है। ज़्यादातर ये जो रिपब्लिक्स थे ये एक ग्रेटर पावर की ट्रिब्यूटरी होते थे, लेकिन इनको कुछ हद तक इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई थी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो साक्यास का था, जहाँ से गौतम बुद्ध बिलोंग करते थे। दूसरा एग्जाम्पल वज्जी था। वज्जी कॉन्फेडरेसी ने अजात शत्रु को ऑपोजिशन दी थी। 5th-6th सेंचुरीज़ में गंगा और हिमालय के बीच में बहुत सारे जनपद एग्जिस्ट करते थे। इन जनपद्स को संघ या गण गवर्न करते थे और इन संघ और गणों के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बहुत मायने रखते थे। ये गण या संघ असेंबली ऑफ पीपल होती थी, जहाँ पे ना सिर्फ विलेज के इम्पोर्टेंट और एल्डर लोग पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन एंशिएंट इंडिया में वुमेन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी और इन गण और संघ का पार्ट होती थी। ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में दोनों में ही गणों और संघों के गवर्नेंस के बारे में बात करी गई है और उसमें यह भी लिखा है कि एक हद तक एक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन भी एग्जिस्ट करता था। बुद्धिस्ट लिटरेचर में मोनास्टिक असेंबलीज में कुछ रूल्स थे। वो रूल्स वोटिंग के थ्रू अप्लाई होते थे और उनकी मेंबरशिप और कोरम्स के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता था, जो कि हमें बहुत से बुद्धिस्ट लिटरेचर के थ्रू पता चलता है। ये एक बेसिक ओवरव्यू था एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट और सॉवरेनिटी की बात करेंगे, जो कि मिडीवल इंडिया में एग्जिस्ट करती थी।